हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 जो डील करता है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, और डिफिनीशन ऑफ स्टेट को अच्छी तरह से हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक्चुअली वो क्या कहता है। हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन करता है तो हम लोग रिट दायर करते हैं जो कि अगेंस्ट द स्टेट होता है, और ये स्टेट कौन होता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं आर्टिकल नंबर 12, जो अच्छी तरह से आपको डिफाइन भी करके समझा है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल थे, कुछ रेगुलेशन से जो चल रहे थे इंडिया के अंदर में, उसी को आगे चल के बढ़ाया गया और बहुत सारी नई बात जोड़ी गई। उस पीरियड में हम लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे, जो कि 26 जनवरी 1915 के अंदर जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय की बात चलता है। तो उसके पहले जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे, इसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू हो गया उसके बाद से वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। वो क्या है, वायलेट हो जाएगा, मतलब उसको समझा जाएगा कि वो समाप्त हो जाए। जो भी फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है उसी के बारे में जो डील करता है वो आर्टिकल नंबर 13 करता है। मतलब ये जो लॉ बना हुआ है उसमें कौन सा कंटिन्यूअस आगे चलेगा अपने फ्री इंडिया के अंदर, और कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, वो डील करता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से डील करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 13 को। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है उसको अब हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ। चलिए आर्टिकल नंबर 13 समझ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 13 को समझने के लिए बस एक लाइन अगर आपको याद हो जाता है तो बात बन सकता है। क्या? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये वाला आप अगर सेंटेंस याद रखते हैं तो आपका आर्टिकल 13 बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मतलब ये इसी के अंदर सारी बातें छुपी हुई। अगर कोई भी लॉ क्या है, अगर फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट कर रहा होता है, इसको ऐसा समझ सकते हैं, तो वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को नहीं कहा गया है कि समाप्त हो जाएगा, इसको हम लोग इधर समझेंगे कि कब समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 13 के अंदर में आर्टिकल 13 का 1, 13 का 2 ऐसे करके लिखा गया है। तो ये इतना याद रखिए कि ये लॉज इनकंसिस्टेंट के ऊपर लिखा गया है कि कौन सा लॉ आगे चल करके समाप्त हो जाएंगे, इस बारे में जो डील करता है कौन सा आर्टिकल 13 करता है। अब समझिएगा, इसको समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा जब इस बातें को समझेंगे। जो आर्टिकल नंबर 13 का ये डील करता है वो क्या डील करता है, कहता है कि प्री लॉज है। कब का प्री लॉज हम लोग कह रहे हैं, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1915 को क्या हुआ, 50 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर लागू हो गया, फुल्ली तरह से लागू हो गया। उसके पहले जो लॉज थे उसको हम लोग बोल रहे हैं प्री लॉज, और इसके बाद जो लॉज आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट लॉज। तो ये इसके बाद जो अभी तक लॉज चल रहे हैं उसको हम लोग पोस्ट लॉज बोलेंगे, और इसके पहले जो थे या फिर हैं, कह सकते थे ही, अब है क्या, तो ये जो लॉज थे इसको हम लोग बोल रहे हैं प्री लॉज। अब इस लॉज के बारे में क्या कहना है, ये जो लॉ बना हुआ है उसके बारे में क्या कहना है, तो उसके बारे में ये बात कहना है। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल नंबर 13 का ए कहता है, लॉज ऑफ बिफोर कमेंसमेंट विल बी इन फोर्स। ये क्या होगा, जो लॉज है वो क्या होगा, फोर्स में रहेगा इफ दैट लॉ डजंट वायलेट द फंडामेंटल राइट। अगर वो क्या लॉज जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा होता है तो वो लॉज जो होता है कंटिन्यूअस आगे की तरफ चलेगी। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो फिर आगे की तरफ नहीं चलेगी। ये आर्टिकल नंबर 13 फर्स्ट कहता है। अब ये कौन डिफाइन करेगा कि कौन सा लॉज है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ये काम है सुप्रीम कोर्ट का। धीरे धीरे से इसको आगे डिफाइन भी सुप्रीम कोर्ट करता है। अब देखिए, पोस्ट लॉज भी सिमिलर कहता है पोस्ट फ्री लॉज की तरह। पोस्ट लॉज के क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये आर्टिकल 13(2) कहता है। 13(2) क्या कहता है, सेम एज द फ्री लॉज। जो भी आगे चल करके लॉज बनते हैं वो लॉज समाप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 13 का 2। याद रखिएगा, आर्टिकल 13 का फर्स्ट ये प्री लॉज से रिलेटेड बात करता है, जो कि कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज लिए गए हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहे थे, तो उसको समाप्त करने का बात जो किया गया आर्टिकल 13 का 1 में कहता है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चल करके अब तो 26 जनवरी 1915 को समाप्त हो जाता है टोटल कहानी। अब इसके बाद भी तो ऐसे हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर लेता है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे डिफाइन आर्टिकल 13 का 2 कर देता है कि भाई अगर आप
मतलब कोई भी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, अगर लॉ बना रहे हैं फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है तो वो लॉ नहीं चलेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो बेस क्या है? फंडामेंटल राइट। उसका वैलिड अगर प्री लॉज के अंदर हो या फिर पोस्ट लॉज के अंदर हो, वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे याद रखने की बातें हैं कि आर्टिकल 13 का ए में क्या लिखा हुआ है, तो प्री लॉज से रिलेटेड होता है जो कि समाप्त हो चुका है, और पोस्ट लॉज बात करता है आर्टिकल 13(2) जो कि ये आगे जो भी लॉ बनता है उसको समाप्त करने की बात करता है। ये हो गया कौन सा? ये बात। अब समझिएगा, इसमें एक केस आया था अंबिका मिल्स वाइस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग ये बात तो कर लिए कि कोई भी लॉस जो बनेगी अगर सिटीजन्स के अगेंस्ट में हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट किसके वायलेट करेगा? देखिएगा, फंडामेंटल राइट हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी सिटीजन की बात करते हैं ना, सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा। मान लीजिए कि ये तो सिटीजन के केस में आप सुना दिए सारी कहानी, लेकिन जब नॉन सिटीजन होगा तो फंडामेंटल राइट का क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई लॉज बना और सिटीजन के ऊपर नहीं, नॉन सिटीजन के ऊपर, कोई मिल के ऊपर, कोई फैक्ट्रीज के ऊपर अगर लॉस बन रहे हैं, तो उस केस में क्या वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो जाएंगे या फिर वो वैलिड रहेंगे? वो वायलेट्स हो जाएंगे या फिर वैलिड रहेंगे? इस बारे में जो डील करता है वो करता है अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो एक केस हम लोग अब समझ लेते हैं कि एक केस क्या कहता है। छोटी सा बात, इसको समझ लेंगे, लेकिन डिफाइन बहुत अच्छे तरह से करता है। तो चलिए इसको अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अंबिका मिल्स जो था, एक केस किया था कि स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर में। ये हम लोग जानते हैं कि एक मिल्स है, एक फैक्ट्री है। अब क्या हुआ, गुजरात के अंदर एक रूल आती है जो कि फंडामेंटल राइट्स का, वो किसके? सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का नहीं, वो कंपनी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही थी। हम लोग जानते हैं बहुत सारे लॉज जो है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड बने हुए हैं। तो एक लॉ आता है जिसमें क्या करता है, एक लॉज बनाया जाता है जिसमें वायलेट्स करता है, किसमें? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि सिटीजन के केस में तो हम लोग कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन कर रहा है तो वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वो नॉन सिटीजन होगा तब क्या करेंगे? क्या वो नॉन सिटीजन पे ही वही फंडामेंटल जो वायलेशन जो करा, क्या वो लागू होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे एक कोट है, वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि ये अगर सिटीजन है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, कोई फंडामेंटल लॉज बना है, ठीक है, अगर लॉज बना है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या वायलेट कर रहा है, तो वो आगे चल करके ये लॉज जो है वायलेट हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। किस केस में? जब सिटीजन है तब। अगर सिटीजन नहीं है तो वायलेट हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं समझा जाएगा। इसमें एक केस आपको देखने को मिला था। इससे ये डिफाइन हो गया कि हम लोग जिस तरह से सिटीजन को ट्रीट करते हैं उस तरह से नॉन सिटीजन को ट्रीट हम लोग नहीं करते हैं। आगे चल करके ये भी डिफाइन अलग तरीके से किए गए। फिलहाल इस केस में यही बात आपको कहता है कि ये क्या कहता है कि लॉज अगर कोई आया, अगर फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, तो वहाँ पे ये देखना होगा क्या वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है। अगर सिटीजन है तो लॉस वायलेट हो जाएगा, अगर नॉन सिटीजन है तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा, ये जो लॉज बनाने की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा लॉज होगा, ठीक है ना। ये लॉ हम लोग बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, तो ये कौन लॉज होगा? हम लोग जानते हैं क्या पार्लियामेंट बनाएगा। अब ये जो है आर्टिकल 13 का 3 डिफाइन करता है इस लॉज को कि लॉज कौन सा है। कोई भी लॉ बना रहे हैं तो लॉ कोई है ना, वो लॉ कौन सा है, कैसे कैसे ला सकते हैं इस लॉज को, तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 13 का 3। अब उसको समझ लेते हैं कि चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 13 को। आर्टिकल नंबर 13 में अब क्या लिखता है, ये लॉज को डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग समझ लिए अंबिका वाले केस में क्या हुआ था, तो उसमें लॉज को बार बार यूज किया था। जो भी लॉज बना वो फंडामेंटल राइट को वायलेट किया तो वो क्या सिटीजन के लिए क्या होता है, वायलेट्स हो जाएगा, और वैलिड हो जाएगा किसके लिए, नॉन सिटीजन के लिए। तो ये लॉज जो डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 13 का 3 में डिफाइन करता है। कहता है कि लॉज क्या है, ऑल द लॉज दैट कैन इफेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो लीगल राइट्स देता है सिटीजन को, वो कोई भी लॉज जो बना हुआ है वो क्या होगा, लॉज का जो भी रूल कह सकते हैं, रेगुलेशन जो बना है वो क्या कहता है, लॉज कहलाएगा। अब ये बात नहीं समझ में आया तो इतना से समझ ले कि लॉज को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोई भी लॉज पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव बनाती है तो वो सारी चीज़ क्या कहलाएंगी, लॉज कहलाएगी। या फिर टेम्पोररी लॉज कोई भी बनता है, जैसे ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, ये भी क्या समझा जाएगा, लॉज समझा जाएगा। या फिर बाय द लॉज
रूल्स और रेगुलेशन जो लाते हैं या नोटिफिकेशन लाते हैं, ये भी बाय द लॉज ही यूज़ किया जाता है, ये भी लॉज के अंदर में रखा जाता है। या नॉन लेजिस्लेटिव जो सोर्सेस होते हैं जैसे कस्टम्स हैविंग द इन द फोर्स ऑफ द लॉज, ये सब भी क्या समझा जाता है, लॉज के अंदर समझा जाता है जो आर्टिकल 13 का 3 डिफाइन करता है। तो इतना याद रखिएगा कि ये जो लॉज अंबिका केस में डिफाइन किया गया है, ये सभी चीज़ जो आएंगे, या फिर आप पार्लियामेंट कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉज बना दे, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बना ले, या फिर टेम्पोररी ऑर्डिनेंस लेकर के कोई बना दे। देखिएगा यहाँ पे पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है, टेम्पोररी कोई भी बॉडी है जो ऑर्डिनेंस तैयार करता है, तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो क्या हो जाएगा, वो सिटीजन के लिए वायलेट्स हो जाएगा और नॉन सिटीजन के लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब सिटीजन के जैसे सिटीजन के ऊपर है तो वो समाप्त कर दी जाएगी अगर लॉज क्या कर वायलेट्स कर रहा है, तो अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगी। इस तरह की बातें करता है। आप समझिएगा इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इंस्ट्रक्शन ऑर्डर या पर्सनल लॉज बहुत सारे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज है, तो ऐसे लॉज है तो इसके एक्सेप्शन में रखे गए हैं। ये जो है आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं किया गया। इसी बात को लेकर एक्सेप्शन, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एंड पर्सनल लॉज जो हैं वो आर्टिकल 13 के अंदर में कवर नहीं किया गया। जब कवर नहीं किया गया तो इसके बारे में डील ही नहीं करता, इसके बारे में कोई लॉज भी नहीं देता। अब क्या होता है, जब इसके अंदर इस सारी बातें नहीं लिखी है, अब समझने में आना है कि अगर ये पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो किस तरह के लॉ बनाएंगे, क्या वो अमेंडमेंट करके बनाएंगी या फिर किस तरह से बनाएंगे। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल 13 के अंदर कोई भी क्या मतलब पार्लियामेंट अगर अमेंडमेंट करना चाहती है तो क्या करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं। अगर इसके अंदर में अगर अमेंडमेंट हो गया, संशोधन हो गया, तो क्या कोई इसको चैलेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलग अलग केस के माध्यम से कैसे इस अमेंडमेंट में कैसे रूल्स को अमेंडमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल 13(4) क्या कहता है। अब देखिएगा कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसमें 368 के आर्टिकल्स के अंदर में जो डिफाइन किया गया किस तरह से अमेंडमेंट किए जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो है केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस से ये डिफाइन कर दिया जाता है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। अगर आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, तो वो अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात कहा है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड। अगर वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस बात को कहता है केशवानंद भारती केस में। और उसी बात को यहाँ पे क्या किया गया, आर्टिकल 13(4) में इसको डिफाइन कर दिया गया अच्छी तरह से कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अंडर द आर्टिकल 368 देन कैन बी नॉट बी चैलेंज अंडर द आर्टिकल 13। अगर इसके अकॉर्डिंग 368 के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर करा जा रहा है तो आप इसको लेकर के इससे कंपेयर करके आप चैलेंज नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा। इसके बाद क्या आता है, गोलकनाथ एक केस आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉस बना देती है फंडामेंटल राइट्स के रूल, फंडामेंटल राइट्स पे, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये उसके पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उसके बाद वो पता कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर रहा है तो समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं कर रहा तो कंटिन्यू आगे तक चलेगी। तो ये सारी बातें जो डिफाइन करता है अलग अलग केस, ये सारी चीज़। तो ये है आर्टिकल नंबर कौन सा, 13। आर्टिकल 13 में हम लोग सारी बातें समझ लिए। इसके बाद जो हम लोग समझेंगे आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 से आपका मेन कहानी शुरू होता है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, लेकिन मेन जो शुरू होता है आपका फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 14 से शुरू होता है। लेकिन ये जो दोनों जो है आर्टिकल 12 और 13 ये बेस बनाता है, तो इसको समझ में आएगा। आगे चल करके देखेंगे इस पे आर्टिकल कितना 13 और आर्टिकल 368 को रिलेट करके जब वीडियोस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको हम लोग चैलेंज आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब ये दोनों को रिलेट करके हम लोग वीडियोज़ करेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई।